हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग देखेंगे पहले कोडोमिनेंस। वैसे तो मैं इसको एक बार आपको बता चुका हूँ और होमवर्क में भी दिया था, लेकिन एक बार फिर भी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ डिटेल में नहीं करूँगा। अगर किसी को डिटेल में नहीं याद होगा तो सबसे पहले आपस में चर्चा करिए। अगर नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं मिलता है तो मुझसे ज़रूर अब पूछें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता भी ना हो और पूछे भी ना। आप जानते हैं ब्लड ग्रुप AB में जो इसका जेनेटिक फॉर्म होता है, वो जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करता हूँ। ब्लड ग्रुप ए में होता है IO और IA, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। या फिर होता है IA और IA, ये होमोजाइगस कंडीशन होती है। इस तरह से होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तब भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। इस तरह से होगा तभी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। तो कहने का मतलब जो IA होता है ये डोमिनेंट होता है I0 पर या IO पर, ये इस पर डोमिनेंट होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करूं मैं, ब्लड ग्रुप बी की भी दो कंडीशन होती हैं, एक तो IO हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक IB, तभी ब्लड ग्रुप बी बनेगा। और दूसरा जो है ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरा हो जाएगा, एक तो मैं बता चुका, दूसरा हो जाएगा IB और IB। तो यहाँ आप देखेंगे ये तो जो है कोई डोमिनेंट की बात ही नहीं है, लेकिन जो IO है और IB है, इस पे जो IB है ये IO पे डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन आती है ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप AB में देखेंगे, देखिए पहले तो थोड़ा सा और ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जैसे ब्लड ग्रुप अगर A है तो इसका जो ये प्लाज्मा होती है, RBC जो होती है, RBC की जो प्लाज्मा होती है, इसकी जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा पे पाया जाता है एंटीजन। तो ये इसमें A एंटीजन पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? A एंटीजन पाया जाएगा। किसमें? ब्लड ग्रुप A में। अब जो ब्लड ग्रुप AB होती है, इसका जो जेनेटिक फॉर्म होता है वो सिर्फ एक ही होता है। एक पे होता है IA, एक पे होता है IB। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, जो इसका RBC जो होता है ना, इसका जो RBC होता है, इस पर जो प्लाज्मा होती है, इसमें दोनों एंटीजन पाई जाती हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B, दोनों पाई जाती है, एंटीजन A एंड एंटीजन B। और इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये हो गया IA और IB हो गया। अच्छा, दोनों एंटीजन भी पाई जा रही हैं, तो इसका मतलब ना तो ये डोमिनेंट हुआ और ना ही ये डोमिनेंट हुआ। तो यहाँ पर इसी दोनों बराबर से रह गए, तो इसी को कहते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या है? जिसमें कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट ना हो, वो कोडोमिनेंस है, और दोनों अपने कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? कोडोमिनेंस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल होगा, सिर्फ यही होगा। मैंने ब्लड ग्रुप भले इतनी देर बताया, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिर्फ यही, ब्लड ग्रुप AB, ये हो जाएगा कोडोमिनेंस, क्योंकि इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन IA एंड IB है और इसमें दोनों एंटीजन शो भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोडोमिनेंस। चलिए अगला देखते हैं आप। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसमें जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है वो यही होगा। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप AB, तो ये रहा आपका ब्लड ग्रुप AB, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का। ओके, बाकी ये देखिए, मैं इतनी देर अनाज में ही बना रहा था, नीचे ही था। तो इधर देखिए, ये होमोजाइगस कंडीशन है तब भी ब्लड ग्रुप A बनेगा। और कहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन? नहीं दिया। अच्छा, ये रहा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहाँ I करके दिया है, IO करके नहीं दिया, बल्कि I करके दे दिया है रेसिप के लिए। और अगर दोनों रेसिप होते हैं तब ब्लड ग्रुप O बनता है, जिसमें एंटीजन कोई नहीं होती है और एंटीबॉडी दोनों होती है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ कवर करना है और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अब मैं एक बात और करूँगा, मल्टीपल एलील। जैसा कि मैं आपसे बात कर चुका हूँ एलील पे, एलील आपको पता होगा। ओके, एलील अगर आप पता है तो क्या होते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, जैसे हमने बात की थी टाल प्लांट्स की, किसी भी एक कैरेक्टर, सॉरी सिर्फ लेंथ की बात करते हैं, किसी लेंथ की हमने बात की थी, लेंथ की, है ना। अगर ये लेंथ है तो इसमें हमने देखा था, एक तो ज़्यादा लंबा होता है और एक जो है कम लंबा होता है, तो दो ही डिफरेंट फॉर्म दिखे थे। तो ये जो है एक दूसरे के क्या हो गए थे?
एलील, एक दूसरे के एलील या एलीलोमार्फ हो गए थे। अब यहाँ बात ये कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने प्लांट्स को देखा तो उसमें दो दिखे, दो एलील, एक तो लंबा एक छोटा। अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो एक वायलेट एक वाइट। अगर हम सीड के कलर की बात करें तो उसमें भी दो दिखे थे, एक येलो एक ग्रीन। तो ऐसा कुछ बात करिए जिसमें दो से ज़्यादा एलील बन जाए, है ना। तो दो से ज़्यादा एलील की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या कितने एलील हैं, एक तो IO है जिसमें इसमें I लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मानिए, इसको ऐसे ही मान लीजिए, आई मान लीजिए, स्मॉल आई मान लीजिए, क्योंकि स्मॉल आई मानने से हमारा ये भी बेनिफिट है कि स्मॉल वाला हमेशा हम जो है रेसिप के रूप में दिखाते हैं। तो एक तो स्मॉल आई हो गया है, चलो मैं IO नहीं लिखता हूँ, स्मॉल आई ही लिखता हूँ। मतलब एक स्मॉल आई है और एक IA है और एक IB है, यही तीन ही तो एलील हैं। अगर IA हो जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बनता है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में IA स्मॉल आई हो जाता है, ये और ये, तो ब्लड ग्रुप ए बनता है। और अगर ब्लड ग्रुप बी बनाना हो तो चाहे इसको 2 बार होना पड़ेगा IB को, और होमोजाइगस कंडीशन में, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में IB और स्मॉल आई हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कवर करने के चक्कर में, और इसलिए क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में ये हो जाएगा IB और IB, तब भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, IB और I स्मॉल वाली I, तब भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, है ना। और अगर ब्लड ग्रुप AB बनाना हो तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तब ब्लड ग्रुप आपका AB बनेगा। लेकिन दिख तो यही तीन ही एलील दिख रहे हैं। तो जब किसी भी पॉपुलेशन में देखिए, किसी एक इंडिविजुअल में दो ही एलील है ना, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए रखता हो, कोई आदमी एक ही तरह का ब्लड ग्रुप रखेगा, या तो ए रखेगा या तो बी रखेगा या तो AB रखेगा या तो O रखेगा। लेकिन चाहे जिसका उठा के देखोगे दो से ज़्यादा एलील नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे पॉपुलेशन का अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमें दो से ज़्यादा एलील मिल रहे हैं, तो यही कहलाता है आपका मल्टीपल एलील। ओके, बाकी डेफिनेशन बुक से आप लिख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका मल्टीपल एलील। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया मल्टीपल एलील का, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। और इसकी वो क्या हो गई, व्हेन एलील क्या होते हैं, व्हेन अ कैरेक्टर, एलील क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म अ सिंगल ट्रैट्स इज नोन एज एलील। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट, मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म, ऐसे मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रेट्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, अथवा कह सकते हैं मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इज नोन एज मल्टीपल एलील। तो इसका एलील क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। 2 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आप जो लाभ सेग्रीगेशन नहीं, लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ते हैं, वो 2 जीन का ही है कि कैसे जो है वो करता है, F1 कैसे बनेगा, F2 कैसे बनेगा। और मुख्य बात, आप एलील बनाना जरूर सीख लें। हर एक स्टूडेंट से कह रहा हूँ, अगर एलील बनाना आप नहीं सीखे हैं मुझे पर्सनली कॉल करिए, कुछ भी करिए, बट एलील बनाना सीख लीजिए। एक बार 12th में सीख लोगे तो आगे सब कुछ सीखते चले जाओगे। नहीं तो जेनेटिक्स की पूरी जो यूनिट है ना, वो कभी आपको लगेगा मेरे क्लियर नहीं है। लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी बात मैं पहले ही लेक्चर में कर चुका हूँ और आपको पता होना भी चाहिए। नहीं है तो आपस में एक बार ज़रूर चर्चा करो, और तब भी नहीं होता तो मुझसे बात करो। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब हम इस पे बात करते हैं। तो मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हम लोग इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं एक बार। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। आपको पता है कि 1865 में मेंडल ने अपने जो भी काम किए थे वो उसको पब्लिश कर दिए थे, लेकिन साइंटिस्ट उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं समझ पा रहे थे, थोड़ी सी बात इस पे करूँगा। क्योंकि जब मेंडल लिए थे तो जैसे 7 कैरेक्टर थे तो 6 कैरेक्टर कॉमन लेते थे, एक कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट लेते थे, बाकी 6 कैरेक्टर कॉमन लेते थे, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी होती थी, है ना। लेकिन यही साइंटिस्ट गलती कर देते थे, जो लोग उसको देख रहे थे क्या ये ला सही है, वो लोग एक ही बार में कई कैरेक्टर ले लेते थे।
और उसका वो रिजल्ट नहीं निकाल पाते थे क्योंकि सब उसमें मिक्स हो जाता था। यही गलती कर रहे थे और इसीलिए उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसको कूड़े में फेंक दिए थे। लेकिन बाद में क्योंकि कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा आज के जैसा स्ट्रांग नहीं था, यहाँ दिया हुआ है इट्स रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19। फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उन दिनों इतना कम्युनिकेशन आसान नहीं था। इन दोज डे एंड हिज वर्क कुड नॉट वाइड हिज वर्क कुड नॉट कहाँ गया, हाँ, कुड नॉट वाइडली पब्लिश्ड। ओके, सेकेंडली क्योंकि मतलब उतना पब्लिश नहीं हो पाता। जैसे आज का क्या है, अगर आप किसी ऐसे पेपर में निकलवा दें अपना वर्क, जैसे कोई भी चीज़ आप डिस्कवर करते हैं जो पूरी इंडिया में वो पेपर बिकता हो, तो इंडिया में निकल जाएगा। अगर जैसे कोई छोटी बात है तो माई सिटी में निकल जाता है, सिर्फ अकबरपुर में रह जाता है ना, तो वो होता है कि वो पेपर कहाँ तक जाता है। अगर आपको ऐसा कोई बात है जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी चाहिए, तो आप ऐसा कुछ पेपर चुनेंगे, ऐसा पब्लिश करने का कोई माध्यम चुनेंगे जहाँ से पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक ही बार में हो जाए। तो पहले इतना सब कुछ आसान नहीं था। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, और दूसरी बात क्या थी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनका जो कॉन्सेप्ट था जीन, जिसको कि उन दोनों फैक्टर नाम दिए थे, फैक्टर इन द मेंडल्स वर्ड। यहाँ देख लीजिए बहुत क्लियरली लिखा है कि मेंडल के शब्दों में फैक्टर ही वो बोले थे, क्योंकि जीन की डिस्कवरी तब नहीं हुई थी। तो जो कॉन्सेप्ट था फैक्टर का, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट until that controlled the expression of traits and on the pair of allele which did not blend with each other। वो कुछ ऐसा था कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक साथ तक जाता था, लेकिन उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती थी, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती थी, और उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाए? वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature। क्योंकि जो नेचर है ना, उसमें ऐसा कुछ मिलता नहीं कि वो बहुत दिनों तक साथ रहे लेकिन उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, है ना, उसमें वेरिएशन आ ही जाता है नेचर में जो कुछ भी है। तो इसलिए लोग उसको इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये क्या ये बातें सही हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम। वाज नॉट एक्सेप्टेड हिज, आगे थर्डली, तीसरी क्या बात थी? तीसरी बात थी मेंडल्स अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मेंडल ने यूज किया था मैथमेटिक्स, है ना, किसको एक्सप्लेन करने के लिए? बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए। बायोलॉजिकल फेनोमेना वाज टोटली न्यू, और यहाँ मैंने किस पे चला दिया पेन, अनएक्सेप्टेबल, और वो क्या था इन लोगों के लिए? अनएक्सेप्टेबल था टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जो उस समय के, वो जो है इस उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं एक बार फ्लाइट मोड लगा देता हूँ क्योंकि कोई भी आ सकता है। ओके, हाँ, मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट होते थे, बायोलॉजिस्ट होते थे, वो मैथ का यूज़ नहीं किया करते थे। अब वो बायोलॉजी में मैथ लेके यूज कर रहे, तो उनके लिए एकदम नया था। ओके, थ्रो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर बेयर डिस्क्रीट यूनिट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से व्हाट दे बेयर मेड अप। मतलब उस समय जो मेंडल थे वो जिस फैक्टर की बात कर रहे थे उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं वो कर पाए, और ना ही ये भी बता पाए कि किस मटेरियल से बना होता है। तो ये उनका थोड़ा सा फेलियर था, फेलियर कह लीजिए चाहे कह लीजिए कि इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं किए उनको। तो ये चार बातें कुल मिला के आपकी हुई। ओके, क्या बातें हुई? एक तो वो जिस फैक्टर की बात कर रहे थे वो ब्लेंड नहीं होता था, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल था नहीं। दूसरा जो है वो मैथ का यूज किए थे, ऐसा कुछ तब तक बायोलॉजिस्ट करते नहीं थे। तीसरा क्या था, वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, उसको जो है कोई किस मटेरियल से बना होता है इसको नहीं दे पाए, इसलिए भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और चौथा, इतना ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पब्लिश करने का कोई साधन नहीं होता था उस समय। ओके, आगे देखते हैं। इन 1903 साइंटिस्ट, तीन लोगों की निगाह पड़ी, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड सेरमैक। ये इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट, और वो जो है पता नहीं कैसे फिर, लेकिन जब रीडिस्कवर किए तो उसी मेंडल के रिजल्ट पे आके पहुँचे। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर था मेंडल का, सेम उसी पे आके पहुँचे। आल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, इस समय उनके पास माइक्रोस्कोप था, वेयर टेकिंग प्लेस
साइंटिस्ट वेयर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, और उनके पास इतना ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट हो गया था कि वो सेल डिवीजन को देख भी सकते थे। दिस लीड टू द डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, और इस प्रकार जो है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की भी डिस्कवरी हो गई उस समय। दैट अप्रोच टू ऊपर लेके चलते हैं, दैट अप्रोच टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच ऑफ द डिवीजन, और वो ये भी समझ पाए कि किस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो पहले डबल होता है फिर डिवाइड होता है सेल डिवीजन के जस्ट पहले, जो कि मेंडल पहले बता चुके थे। दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोजोम, और इसी को क्या कहा गया, क्रोमोजोम कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि वो कलर्ड बॉडी दिखती थी। एज दे बेयर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग, कब दिखती थी कलर बॉडी, जब उसको स्टेन करते थे। बाय द 1902 द क्रोमोजोम, 1902 मतलब 1902 में द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस एंड हैज़ बीन वर्कआउट, और 1902 में देखा गया क्रोमोजोम मूवमेंट, मियोसिस के दौरान कैसे क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है, कैसे वो सेपरेट होता है अपने होमोलॉगस क्रोमोजोम से, इन सब चीज़ों को भी देखा गया। वाल्टर सटन एंड थियोडोर ववेरी नोट दैट बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज क्रोमोजोमल मूवमेंट, और उन्होंने देखा क्रोमोजोमल मूवमेंट को देखा, उसके जो बिहेवियर में था वो वही था जो जीन में था, या जिसके लिए फैक्टर की बात कर रहे थे मेंडल्स जब गैमेट बनती है। देखिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट हूँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है। ओके है ना, कोरोना ने बहुत टाइम हमारा ले लिया है, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मुझे भी, क्योंकि नंबर तो अच्छे गेन करने हैं ना। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, चलिए फिर मेंडल लॉ की बात करते हैं। तो यहाँ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टेबल 5.3 में दिखाया गया है, आप भी देख लीजिएगा। रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग माइटोसिस, आप माइटोसिस में कैसे क्रोमोजोम बिहेव करता है आप पढ़ चुके हैं, जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग मियोसिस, और मियोसिस में कैसा बिहेव करता है आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि रिडक्शन डिवीजन उसको बोलते हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, मैंने होमवर्क भी अभी दिया था। द important things remember are that chromosome as well as gene occurs in pair, तो ध्यान रखिएगा जो क्रोमोजोम्स होते हैं पेयर होते हैं। ओके, द टू एलील ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगा। कह रहे हैं जो एलील होते हैं जीन पेयर जो होते हैं वो लोकेट होते हैं होमोलॉगस साइट ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम। तो होमोलॉगस क्रोमोजोम किसको बोलते हैं, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, तो मेरे पास ये क्रोमोजोम है, ओके, और ये क्रोमोजोम है, तो ये क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट है, और ये भी क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट है। ये मैटरनल क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट है, ये पैटर्नल क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये मात्र है, ये पितृ क्रोमोजोम है। अगर इस पे जीन की बात करते हैं तो ये होमोलॉगस क्रोमोजोम हो गए, आपस में दोनों क्रोमोजोम हो गए होमोलॉगस, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट ये भी है, फर्स्ट ये भी है। तो कोई जीन है जो यहाँ है और कोई जीन है जो इस पे यहाँ है, तो ये जो जीन है इनकी जो लोकेशन होगा, है ना, जिसको लोकस बोलते हैं, वो भी सेम प्लेस पे होगा, है ना। और ये जो जीन इस पे है वही इसी का जो एक पेयर है दूसरा वाला वो इस पे है। तो होमोलॉगस क्रोमोजोम पे होमोलॉगस जीन पाई जाती हैं, एक जीन इस क्रोमोजोम पे तो दूसरी वाली इस जीन पे। सेम जीन की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये मैं बात कर लेता हूँ उसी जिसकी हम खूब बात की हैं। अगर ये कैपिटल टी है जो कि मैटरनल से आई है माता से, और ये जो है ये क्या मान लूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों चलेगा, चलो मैं स्मॉल मान लेता हूँ, ये स्मॉल टी है, तो है तो दोनों लंबाई की बात कर रहा है ना, तो ये आपस में होमोलॉगस जीन है। ओके, देखिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा क्योंकि आप लोग ना भूल जाते हैं, कभी कभी हो नहीं पाता है। जैसे हम एक बार अभी बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, जब हम लोग स्कूल में थे, तो क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो मैं क्रोमैटिन की बात कर लेता हूँ। जब सेल के न्यूक्लियस में होता है ऐसा डिफ्यूज होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर होता है। सेल डिवीज़न के दौरान जब ये कंडेंस हो जाता है और कुछ इस साइज़ में दिखता है, यल के रूप में दिखता है, आई के रूप में दिखता है, और इसकी पैकेजिंग होती है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हो जाता है क्रोमोजोम। और डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है ये स्मॉल
पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम जो किसी एक चीज़ के लिए डील करता है। ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम इज नोन एज डीएनए। लेकिन ऐसा भी नहीं फ्रैगमेंट टूट जाए हम उसको डीएनए बोल दें। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई एक रेसिपी की बुक हो और उसमें बहुत सारी रेसिपी दी गई हों, तो जिसमें एक रेसिपी ना वो डीएनए है। मतलब ये पूरा सा क्रोमोजोम है, इसमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो एक डीएनए में है। ओके, और जीन क्या है? जीन जो ट्रिपलेट के फॉर्म में एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो जीन है। ओके, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं होमोलोगस क्रोमोजोम की बात कर रहा था, आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो देयर वेर कॉल्ड क्रोमोजोम कलर्ड बॉडी, ये तो हो गया था, बाय द हो गया ये भी। हाँ, सर्टेन एंड बाबेरी, थियोडोर बाबेरी नोट दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम वाज पैरेलल ऑन द बिहेवियर ऑफ जीन, ये भी हो गया था। क्रोमोजोमल मूवमेंट एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। ओके, recall that you have studied behavior of the chromosome during mitosis, equational division and during meiosis reduction division। आगे बात करते हैं। the important things to remember are that chromosome as well as gene occurs in a pair, तो पेयर में होती हैं, अभी मैंने बात किया पीछे। the two allele of gene pair are located on homologous site on homologous chromosome, तो ये जो जीन पेयर होते हैं वो होमोलगस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे? होमोलगस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते हैं। होमोलगस साइट, उनका साइट भी होमोलगस होता है, मतलब साइट जो जगह है वो भी सेम होती है, जिसकी मैंने भी डॉट रख के बात की थी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्रोमोजोम आपको दिखाया गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि स्टेजेज नहीं दिखेंगी। ये आपका जीवन है, जीवन ये जीवन है, ये G2 है, ये जो है फिर मियोसिस फर्स्ट है, और ये मियोसिस सेकंड है, और ये जर्म सेल है। मतलब क्या है, ये जर्म सेल बन गई ना, मतलब मियोसिस है ना। तो जीवन है, फिर यस होता है, फिर G2 होता है। देखिए अब ध्यान रखना, एक फेज इसमें गायब है। यस गायब है का मतलब उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो यस में क्या होता है? साइंथेसिस होता है। यस मतलब साइंथेसिस, है ना। यस मतलब साइंथेसिस होता है। साइंथेसिस मतलब कोई चीज़ डबल हो जाती है। ओके, तो यहाँ देखिए ये सिंगल सिंगल में दिख रहा है, और सिंथेसिस जो कि बीच में यहाँ होना चाहिए था हो गया, इसलिए देखिए ये क्या हो गया, ये सब डबल हो गया ना, येलो वाला और ये ऑरेंज वाला सब डबल हो गया, ग्रीन वाला भी डबल हो गया। तो मतलब क्रोमोजोम नंबर सेम है लेकिन मटेरियल डबल हो गया है, कंटेंट उसका डबल हो गया है। क्योंकि क्रोमोजोम हम किस पे बेस पे काउंट करते हैं? सेंट्रोमियर के बेस पे, इससे सेंट्रोमियर के बेस पे काउंट करते हैं, इसलिए क्रोमोजोम नंबर तो सेम है। फिर हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में, और यहाँ देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या हो गया, ये आधा एक साइड चला गया इधर, और आधा एक साइड चला गया इधर, चला गया ना, ध्यान से देखिए। ओके ओके ओके, चला गया ना। अब देखिए मियोसिस सेकंड में, अब यहाँ जो इसका सेंट्रोमियर था बीच में, यहाँ वो स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर जो है ओपन हो गया, खुल गया, और आधा क्रोमोजोम इधर जा रहा, आधा इधर। अगर मैं यहाँ पूछता हूँ, यहाँ मैं इसका नंबरिंग कर दूँ क्या, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ओके, मैं क्रोमोजोम नंबर 3 पे पूछता हूँ, इसकी कंडीशन क्या है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो क्या है कंडीशन? वीडियो रोक के आप खुद बताओ। ओके, हाँ, तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर, यहाँ 2n है ना। और यहाँ कंडीशन क्या है क्रोमोजोम नंबर 4 वाली स्टेज पर? यहाँ n है। ओके, है ना, यहाँ n है, क्योंकि ये जो गया था यहाँ पे, आधी तो इधर चले गए, आधे उधर चले गए। अच्छा, यहाँ अभी सेंट्रोमियर का मतलब टूटा भी नहीं है ना, तो वो n कंडीशन पे है। और यहाँ ये फिर टूट गया, आधा उधर जा रहा, आधा उधर जा रहा, मतलब यहाँ कैसी कंडीशन है? हाँ, कैसा है? n यहाँ भी है ना। ओके, यहाँ n भी है। अगर किसी को, मुझे लगता सबको याद हो जाना चाहिए था, और अगर नहीं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए 11th का मियोसिस। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ जो बताना है उसको हम चलिए देख लेते हैं। हम क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या दिखाया गया है? यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि जो येलो वाला है इसके साथ रेड वाला चला गया, है ना। तो जो गैमीट बनी वो भी यही बनी, येलो वाला और रेड वाला चला गया। और इसमें जो है वो जो ऑरेंज वाला था उसके साथ ग्रीन वाला चला गया, है ना। तो इतने में तो बात समझ में नहीं आई होगी।
यहाँ ये बताना चाह रहा है, पॉसिबिलिटी बताना चाह रहा है, अगर ये येलो वाला मैटरनल है और अगर ये रेड वाला भी मैटरनल है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पैटर्नल है ना, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। तो एक तरफ मैटरनल टोटल चला गया और एक तरफ टोटल पैटर्नल चला गया, है ना, ये संयोग ही है कि चला गया। तो अगर ऐसा है तो हम दूसरे फिगर में देखते हैं, जो कि यहीं कहीं होना चाहिए। कहाँ है, हाँ नीचे है। तो चलिए देखते हैं दूसरे। ये तो अभी समझा रहा था मैं, यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी ही दिखा दिया और अभी हम इस टेबल पे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए मैटरनल पैटर्नल मैंने किसको बोला था, चलिए फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। ये थोड़ा सा ढक गया लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। येलो वाला अगर मैटरनल है, रेड वाला अगर मैटरनल है ना, और ये ग्रीन ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला अगर पैटर्नल है, तो यहाँ देखिए एक साइड पूरा मैटरनल चला गया, एक साइड पूरा पैटर्नल चला गया। तो क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में वेरिएशन जो है कम आएगा, है ना। अगर लड़की होती है तो मम्मी को पूरा पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो गैमीट है ना उसमें पूरा मम्मी का जीन चला गया, और अगर लड़का होता है तो पापा को पूरा पड़ जाएगा, है ना। अगर अगर इसमें से जाता है कोई, अगर वो डोमिनेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो पूरा पैटर्नल चला गया है। चलिए यहाँ बात करता हूँ। अब यहाँ देखिए येलो के साथ ग्रीन है ना, येलो के साथ क्या है, ग्रीन है। मतलब येलो अगर मैटरनल है तो ग्रीन वाला तो पैटर्नल है ना। तो यहाँ देखिए मैटरनल के साथ कौन चला गया, पैटर्नल चला गया। मतलब अगर वो लड़की होती है, लड़का होता है बच्चा, तो वो दोनों से मैच करेगा, अपनी मम्मी से भी मैच करेगा, पापा से भी मैच करेगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, जो क्रोमोजोम है, जो सेल डिवीज़न जब होता है तो एक साइड मैटरनल जाएगा, एक साइड पैटर्नल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि किस कैसी कंडीशन पड़ गई, क्योंकि ये मैटरनल के साथ पैटर्नल, ये मैटरनल के साथ ये ग्रीन वाले पैटर्नल जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ एक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, और दूसरा वेरिएशन क्रिएट कहाँ हो जाता है, मैं यही बात कर लेता हूँ। दूसरा वेरिएशन क्रिएट हो जाता है जब उसमें क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, तो यही कुछ कहना चाह रहा था, यही दो पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहा था। क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, और यही थोड़ी सी बात हो जाती है ड्रोसोफिला की। जो ड्रोसोफिला है उसमें भी जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब एज अ ह्यूमन है, क्योंकि इसमें भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें भी मेल के पास जो है हेट्रोगैमी होती है और फीमेल के पास होमोगैमी होती है। ओके, तो जो छोटा वाला है ये मेल है, बड़ा वाला ये फीमेल है। लेकिन थोड़ी सी बात मैं इस पर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बार बार आती रहती है और हमें इसके बारे में जानना है, क्योंकि क्रॉसिंग लिंकेज भी इसी पे है। तो सटेन एंड बॉबेरी, ये तो कवर्ड हो गया। सटेन एंड बॉबेरी आर्ग्यू द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दैट कैरीड। तो सटेन एंड बेबेरी के बीच में ये आर्ग्यू चला कि पेयरिंग कैसे, क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और कैसे सेपरेशन होता है ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक पेयर क्रोमोसोम का, लीड टू द सेग्रीगेशन, और इसी से जो है शुरुआत हुई सेग्रीगेशन की, ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। जो एक पेयर फैक्टर जाता है, जैसे फैक्टर क्यों बोला हूँ, क्योंकि मेंडल ने बोला था, जो एक पेयर फैक्टर होता है, जो कि फैक्टर पेयर में होता है, उसका सेग्रीगेशन कैसे होता है, उसका अलगाव कैसे होता है। certain united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। तो कह रहे हैं सर्टेन ने जो है मेंडेलियन प्रिंसिपल से नॉलेज को इकट्ठा किया और इसी को कह दिया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, आगे है फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग। तो ये जो आइडिया है जो बाद में सिंथेसिस की गई है, ये ऊपर वाली, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके कुछ सहयोगी ने, उनके कुछ कलीग ने। लीड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। तो ये जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो वेरिएशन आता है, समझ लीजिए इसकी जो जड़ है उसको बता दिया इन्होंने। क्योंकि जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने देखा, उसमें यही तो देखा, मैटरनल क्रोमोसोम के साथ मैटरनल जा सकता है या फिर पैटर्नल भी जा सकता है, तो वेरिएशन आना तो तय है। ओके, मॉर्गन वर्क विथ द टिनी फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलागास्टर, इस विच वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर द सच स्टडीज। और कह रहे हैं ये बहुत ही सुटेबल होता है स्टडी के लिए। क्या क्या बातें हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। दे कुड ग्रो ऑन सिंपल सिंथेसिस मीडियम इन अ लेबोरेटरी, एक बात तो ये हो गई। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक, ये भी दूसरी बात हो गई। सिंगल मेटिंग कपल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, तीसरी बात हो गई। एंड देयर वाज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजली डिस्टिंग्यूज, आप उसको आसानी से पहचान भी सकते हैं, मेल एंड फीमेल को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चौथी बात हो गई, आल्सो इट मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और बहुत सारे इसमें वेरिएशन हैं जो आप लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इस प्रकार से पांचवी बात हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ही सूटेबल है इस पर स्टडी करने के लिए। और आपको बताऊं बहुत सारी स्टडी ये ड्रोसोफिला मेलागास्टर पे की भी गई है। और अब हमारी बात आती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। तो आज ही बात कर लिया जाए लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। ओके, आज ही बात कर लेते हैं ताकि ये हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाए आज का। लेकिन भैया ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझना। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चुने थे उनका संयोग इतना अच्छा था, जिस जिस कैरेक्टर को लेके वो स्टडी किए, क्योंकि जो 7 कैरेक्टर होते हैं उसमें प्लांट में, तो जिस कैरेक्टर को लेके स्टडी किए वो उनका संयोग इतना अच्छा था कि वो सारे कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, है ना। ये उनका थोड़ा सा कह लीजिए भाग्य अच्छा था, है ना। जैसे कैपिटल टी इस पे था, ये वाला लोकस ये इस जगह पे, तो कैपिटल आर मान लेते हैं इस पे था, है ना। ये जो मैंने चुना, और जो उसका मतलब ये आर क्या था, राउंड और रिंकल्ड का। और उसके फ्लावर कलर की बात कर लें तो ये कुछ इस लोकस पे था, वायलेट वाला लोकस, है ना। और वो भी डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे। इस ये क्रोमोसोम नंबर अगर फर्स्ट पे था तो ये सेकंड पे था होता था, और ये थर्ड पे होता था। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन है, अब बस आपको दिमाग लगाना है, अगर ऐसा हुआ होता कि क्रोमोसोम एक होता, है ना, क्रोमोसोम क्या होता, एक ही होता ये, और इसी पे कैपिटल टी होता, है ना, और इसी पे दूसरा ले लेते हैं, उसका सीड कैसा था, ये राउंड सीड जो राउंड है ये होता, है ना। और ऐसे ही दूसरा वाला मैं दो दो बनाता हूँ ना, तो पेयर में बना लेता हूँ। ये रहा कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके। और ये दूसरा वाला प्लांट है जो कि वो भी प्योर है और हम लोग लिए हैं, तो ये रहा इस पे स्मॉल टी और इस पे रहा स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो ये प्लांट छोटा होता है और इसका रिंकल्ड होता है। अब ये बताइए, अगर इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता F1 में, तो यही तो बनता ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 में तो यही आ जाता, बिल्कुल सही, जैसे मेंडल ने कहा वैसे आ जाता। लेकिन एक बार F2 में चल के देखते हैं, F2 में देखते हैं। तो हमने यहाँ वहाँ आपसे बात की है, अगर इसमें से कैपिटल टी है, ओ सॉरी, अगर इसमें से कैपिटल टी है, अगर इसमें से कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी के साथ जा सकता है ना। यही सॉरी गैमीट बनानी है, गैमीट बनानी है। तो अगर ये कैपिटल टी है, अगर ये क्या है कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल आर के साथ जा सकता है, मतलब ये। और हम ये भी कहते थे अगर ये कैपिटल टी है तो ये जो है स्मॉल आर के साथ जा सकता है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी थी? नहीं थी, क्योंकि ये तो दोनों में बधा है। ये देखिए क्या है, सेम क्रोमोसोम पे है, तो क्रोमोसोम टूटेगा तो है नहीं, है ना। मतलब ऐसा बात कर रहा हूँ कि टूट तो रहा नहीं अभी,
तो जा कैसे सकता है, दोनों तो एक ही में बधे हुए हैं। जहाँ कैपिटल टी जाएगा वहीं कैपिटल आर जाएगा, जहाँ स्मॉल टी जाएगा वहीं स्मॉल आर जाएगा। लेकिन अगर सोचिए अगर ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे हों, क्योंकि वो तो जोड़े में होते हैं ना, तो वो स्वतंत्र थे जाने के लिए। बिल्कुल यही बात थी। ये अलग अलग क्रोमोसोम पे थे जिसकी स्टडी मेंडल ने किया। और जिस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि कैपिटल टी है और उसी के साथ ये कैपिटल आर भी उसी के जस्ट बगल में है, सेम क्रोमोसोम पे है, तो वो सारे कैरेक्टर जो एक ही क्रोमोसोम पे जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ मैं बी ले लेता हूँ, वायलेट को ले लेता हूँ, और किसी को कहिए तो एक को ले लूँ, ये हो गया, 3 मेरे लिए बहुत हैं। ये फ्लावर कलर है, वायलेट है। अब ये तीनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे जुड़े हुए हैं, तो ये क्रोमोसोम जिस गैमीट में जाएगा वो तीनों जाएंगे। और क्योंकि ये क्या है, लिंक्ड है, एक एक जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लिंक्ड क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिंक्ड क्रोमोसोम बोलते हैं ये, क्योंकि ये तीनों लिंक्ड हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर और वी। तो ये तीनों कैरेक्टर आपस में लिंक्ड हैं। कहाँ लिंक्ड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे लिंक हैं, इसलिए इस क्या कहलाते हैं, लिंक्ड, है ना, लिंक्ड कैरेक्टर हैं। तो ये जो है लिंकेज, फिर क्या है, लिंकेज क्या है, जब इसी की इनहेरिटेंट की स्टडी करते हैं, ये जो लिंक्ड कैरेक्टर हैं इसके इनहेरिटेंस की जब स्टडी करते हैं, वही प्रोसेस कहलाता है लिंकेज। क्या कहलाता है, लिंकेज। जो लिंक्ड क्रोमोसोम क्या है, जो ये कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो ये जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल में बस जाती है, तो जो बस में बच्चे बैठते हैं तो वो तो बस के साथ ही ट्रैवल करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ड्राइवर जो है दूसरे रूट पे चला जाए और बच्चे जो है आधी गाड़ी लेके दूसरे रूट पे चले जाएं, क्योंकि गाड़ी तो एक ही है और उसी में हो आप। तो जहाँ जाएगा ड्राइवर उसी के साथ जाएंगे बच्चे, क्योंकि वो उसमें जुड़े हैं, गाड़ी सेम है, तो यहाँ क्रोमोसोम सेम है, कैरेक्टर उसी क्रोमोसोम पे है, तो जहाँ जा रहा है सब लिंक हुए हुए जुड़े हुए उसी में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गए, लिंक्ड कैरेक्टर। और जब इसी की स्टडी करते हैं तो वही कहलाता है लिंकेज, है ना। इसकी जानकारी कब हो पाई, जब ये दो कैरेक्टर को लेके स्टडी की जा रही थी, यहाँ स्टडी की जा रही थी यहाँ। अब आप इसको पढ़िएगा, और मैं एक बार ज़रूर फिर से आऊँगा इसको बताने, लेकिन कुछ मुझे आपको पूछना होगा इसके लिए, और हर एक बच्चे को जब तक नहीं आ जाएगा तब तक मैं पूछूंगा एक एक लोगों के पास कॉल कर करके। यहाँ ये जो है दो कैरेक्टर को लेके स्टडी की जा रही थी। क्या स्टडी की जा रही थी, ये देखिए फीमेल है, ये फीमेल है ना, ये फीमेल है और ये मेल है। क्या था, एक येलो टाइप का था, एक वाइल्ड टाइप का था। अच्छा, जिस पे प्लस है ये डोमिनेंट होता है। तो उन्होंने क्या देखा, F1 में क्या देखा, ये जो है जानते हैं आप, इसको गैमीट बनेगी, एक सिंगल हो जाएगा और एक दूसरा सिंगल हो जाएगा। तो ये वाला चाहे इसके साथ चला जाए, है ना, ये ऐसे मैं मिला दे रहा हूँ, इसके साथ चला जाएगा तो यही तो बनेगा, देखिए ये यही तो बनेगा। और चाहे तो ये वाला दूसरा वाला जो बचा हुआ है येलो वाला, और इसके साथ चला जाए ये इसके, तो ये वाला बनेगा, है ना। आप ये मत सोचना ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जैसे XY होता है ना, XY क्रोमोसोम हमारे में, तो ऐसे जो है उसमें भी होता है, तो ये Y वाला क्रोमोसोम है, तो वो जो है उसकी उस पर कोई ऐसे जीन नहीं होते हैं, होमोलॉगस जीन बहुत कम होते हैं। तो ये वाइल्ड टाइप का दिखेगा और ये जो है येलो टाइप का दिखेगा। F1 में तो यही दिखना चाहिए था, दिखा भी। चलिए F2 की देखते हैं, F2 में क्या दिखा, ये रहा F2। तो मैं अभी इसको जब करूँगा तो ये कुछ कवर्ड हो जाएगा, तो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये रहा F2। ओके, तो F2 में क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, 2 बार कर लूँगा, ठीक रहेगा। ओके, तो F2 में क्या देख रहे हैं, वाइल्ड टाइप दिखा, एक्सेप्टेबल है भैया, दिखना चाहिए। येलो वाइट दिखा, दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ यही है ना, डोमिनेंट वाला है नहीं। तो यहाँ भी वाइल्ड टाइप दिखा, क्योंकि ये वाला है तो वाइल्ड टाइप दिखेगा। और नीचे भी वैसे येलो और वाइट है, दिखना चाहिए। लेकिन कुछ और भी दिखा, और उनका जो है परसेंटेज में दिखा, बहुत कम दिखा। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज कितना है, 1.3। कितना परसेंटेज है, 1.3। क्या दिखा, रिकॉम्बिनेशन दिखा। क्या दिखा, ये वाइट था, है ना,
लेकिन इसका जो ये वाई प्लस है, वाई प्लस का क्या कैरेक्टर था, यहाँ नीचे आप देख लीजिए, नीचे टेबल में दिया हुआ है या ऊपर लिया होगा, तो इस कैरेक्टर के साथ ये वाला कैरेक्टर आ गया। और यहाँ ये डब्लू, ये सब इसके का बॉडी कलर और उसके विंग्स को लेके हैं, तो डब्लू प्लस दिखा और वाई वाला दिखा, है ना। तो ये 1.3%, ये यहाँ पर ये पूरा 1.3% में रिकॉम्बिनेशन कोई चीज़ दोबारा से तोड़ के दोबारा से उसको कंबाइन करके बनाया जाए तो उसी को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें दिखी। अच्छा, एक और उन्होंने दूसरा जब लेके स्टडी किया, दूसरा कोई चीज़ था, क्या था ये वाइट बॉडी कलर है, मिनीमेचर है और वाइल्ड टाइप है, इनको लेके स्टडी किए। ये देखिए टाइप बदल गया, ये येलो एंड वाइट था और यहाँ जो है वाइट और मिनीमेचर है। इसको जब लेके स्टडी किए तो देखिए, अब मैं एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दे दूँ। ये जो वाई है इसके पास डब्लू काफ़ी करीब है, ये जो डब्लू है इसके पास एम थोड़ा दूर है ना। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन देखिए, बाकी चीज़ें तो सेम होगी, F1 तो सेम आएगा, है ना, एक ही कैरेक्टर दिखेगा, तो वाइल्ड टाइप या तो वाइट और मिनीमेचर दिखेगा। लेकिन जो F2 होगा, यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन है उसका परसेंटेज देखिए एक बार आप, परसेंटेज क्या आया, 37.2%। रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, यहाँ 1.3%, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई, है ना, इन दोनों के बीच की क्या बढ़ गई, दूरी बढ़ गई। जैसे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बढ़ती है, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। रिकॉम्बिनेशन होता कब है, ये रिकॉम्बिनेशन होता है जब होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है मियोसिस में, है ना। ये फ्रैगमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ये एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये एक्सचेंज करते हैं, है ना, तो तोड़ लेते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस तब ज़्यादा बढ़ते हैं जब दोनों ये जीन की, यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन यहाँ है मान लेते हैं, और एक जीन यहाँ है। अच्छा, यहाँ से टूट गया तो चला गया, आधा दूसरे में चला गया, आधा इसमें रह गया, है ना। तो ये चांस बढ़ गया, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ, यहाँ एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम यहाँ है, चूँकि ये होमोलॉगस क्रोमोजोम है, तो एक जीन यहाँ है और दूसरी जीन यहाँ है, तो यहाँ से टूटता है। तो अगर हम जिसकी स्टडी करें वो तो साथ ही रह गया ना, वो तो सेपरेट हुआ नहीं, है ना। तो ये लिंक्ड रह गया, इसी को बोलते हैं लिंकेज। तो ये क्या है, जिसके बीच की डिस्टेंस कम होती है, ये कंप्लीट लिंकेज है, मतलब वो टूट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, वो कंप्लीट लिंकेज है। और जिनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है वो लिंक तो थे लेकिन बस टूट गए, तो इनकम्प्लीट लिंकेज हो गए। लिंक थे लेकिन कम्प्लीटली कहाँ लिंक रह पाए, लास्ट तक तो संभाल नहीं पाए, उनको टूट के जाना पड़ा, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज हो गए। ओके, तो क्या होते हैं लिंकेज, जो लिंक्ड जीन होती हैं किसी सेम क्रोमोजोम पे, दैट जीन विच आर लिंक्ड एट द सेम क्रोमोजोम इज नोन एज लिंक्ड जीन। और दूसरा, व्हेन द स्टडी ऑफ लिंक्ड जीन इन इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। ओके, और एक क्रोमोजोम जो होता है उसमें बहुत सारी जीन होती हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से हर एक क्रोमोजोम को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं लिंकेज, और क्या, लिंकेज ग्रुप। तो ये लिंकेज ग्रुप हो गया, है ना, क्योंकि बहुत सारे जीन को तो ये लिंक करके बैठा हुआ है, तो एक ग्रुप बना दिया ना, तो लिंकेज ग्रुप हो गया। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा इसको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और जैसे जैसे ये लिंक्ड जीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ये लिंक्ड जीन अगर एक यहाँ है, या कह लीजिए ये क्रोमोजोम है, एक जीन यहाँ है दूसरी यहाँ है, और इसका होमोलॉगस का भी कुछ ऐसा ही हाल है, एक यहाँ है, अरे यहाँ चलो, एक यहाँ लास्ट में है तो एक यहाँ है, तो इनकी जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, इनका जो मतलब परसेंटेज है रिकॉम्बिनेशन का वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो देखता हूँ आगे मुझे किस पे बात करनी थी, मुझे बात करनी थी सेक्स डिटर्मिनेशन पे, लेकिन मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसकी बात अगले लेक्चर में करूँगा। ओके, थैंक यू। और किसी भी कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर मुझसे पूछना। हाँ, नोट्स बनाते रहिए, मैं किसी के पास भी कॉल करके ऑनलाइन वीडियो कॉल करके मैं उसकी नोट्स चेक कर सकता हूँ और उससे अपने व्हाट्सएप पे मंगवा भी सकता हूँ। ओके, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो ज़रूर पूछें, इसी ग्रुप में पूछें या कहीं भी पूछ सकते हैं।